द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे, एक तरह से जासूसों की तरह सबूतों की कड़ियों को जोड़ने के लिए। एक तरफ है हमारे पौराणिक ग्रंथ जो सोने चांदी से जड़े एक शानदार शहर द्वारका की कहानी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण का राज्य। और दूसरी तरफ है गुजरात के तट पर समंदर के नीचे से निकले पत्थर, मोहरें और टूटी फूटी दीवारें। और आज हमारी चर्चा का बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोनों कहानियां एक ही हैं? क्या डॉक्टर एस.आर. राव और दूसरे पुरातत्वविदों को जो मिला है वो सच में महाभारत वाली द्वारका है, या फिर हम एक प्राचीन बंदरगाह के खंडहरों को एक महान कहानी में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा मानना है कि जो सबूत मिले हैं वे पौराणिक कथाओं को एक मजबूत ऐतिहासिक जमीन देते हैं। और मैं ये पक्ष रखूंगी कि सबूत दिलचस्प जरूर हैं, लेकिन उन्हें सीधे सीधे श्री कृष्ण की द्वारका मान लेना मेरे हिसाब से सबूतों को खींचतान कर निकालने जैसा है, जिसके लिए विज्ञान के पास दूसरे जवाब भी हैं। देखिए, दशकों तक द्वारका को बस एक कहानी, एक आप कह सकते हैं आस्था का विषय माना जाता था, कुछ ऐसा जो शायद कभी था ही नहीं। लेकिन 1979 के बाद जब पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर एस.आर. राव ने अपनी खोज शुरू की तो सब कुछ बदल गया। आप सोचिए जरा, समंदर के नीचे एक पूरा योजना से बसाया हुआ शहर मिलता है, और जो चीज मुझे हमेशा हैरान करती है वो है एक 560 मीटर लंबी दीवार। महाभारत में द्वारका को वारीदुर कहा गया है, यानी पानी से घिरा हुआ किला। ये दीवार उस वर्णन से हूबहू मेल खाती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक मिनट, हूबहू मेल खाना शायद एक बहुत मजबूत शब्द है। ये एक बड़ी दीवार है, बिल्कुल, मैं इस खोज के महत्व को कम नहीं कर रही, लेकिन क्या दुनिया के किसी और प्राचीन बंदरगाह में सुरक्षा के लिए ऐसी मजबूत दीवारें नहीं थीं? मेसोपोटामिया से लेकर सिंधु घाटी तक हर बड़े तटीय शहर को समुद्री लुटेरों और हमलों से बचने के लिए किलेबंदी की जरूरत थी। तो एक दीवार का मिलना इस जगह को अनोखा कैसे बनाता है? क्या ये उस समय के लिए एक सामान्य वास्तुशिल्प नहीं था? पार पर खत्म नहीं होती। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारिका में 50 अद्भुत स्तंभ थे। खोज में अब तक 30 स्तंभों के आधार मिल चुके हैं। फिर वहां से मिली मोहरों को देखिए, जिन पर बैल और बकरी जैसे जानवरों की तस्वीरें हैं। हरिवंश पुराण साफ साफ कहता है कि द्वारिका के हर नागरिक के पास एक पहचान मोहर होती थी। ये सबूत एक दूसरे से जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, और जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वे लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं। ये समय महाभारत काल की पारंपरिक समझ के बहुत करीब है। तो ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक के बाद एक जुड़ते हुए सबूतों की एक पूरी श्रृंखला है। मैं मानती हूँ कि एक प्राचीन शहर मिला है और ये अपने आप में एक जबरदस्त पुरातात्विक खोज है, लेकिन इसे कृष्ण की द्वारका से जोड़ना एक बहुत बड़ी छलांग है। अनंत सदाशिव अल्तेकर और डी.डी. कौशाम्बी जैसे बड़े विद्वानों ने बहुत पहले ही इस पर शक जाहिर किया था। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। जो सबूत आपने गिनाए उनके दूसरे मतलब भी हो सकते हैं। एक मजबूत दीवार और स्तंभ ये किसी भी अमीर बंदरगाह शहर की निशानी हो सकते हैं, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हो। और वो मोहरे, वे नागरिक पहचान पत्र हों, ये सिर्फ एक अंदाजा है। वो व्यापारिक गिल्ड्स के निशान हो सकते हैं, या फिर किसी परिवार या कबीले के धार्मिक प्रतीक। ऐसा उस दौर की कई सभ्यताओं में होता था। और इसका एक और पहलू भी है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। भारत की एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्था CSIR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव निगम का सिद्धांत एक पूरी तरह से अलग और वैज्ञानिक वजह बताता है। उनके मुताबिक ये शहर शायद तब बसा था जब समुद्र का स्तर नीचे था, और हजारों सालों में जब पानी का स्तर नेचुरली बढ़ा तो शहर डूब गया। इसके लिए किसी कहानी या श्राप की जरूरत नहीं है, ये एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए इन संरचनाओं पर ही पहले बात करते हैं। आप इसे एक सामान्य बंदरगाह शहर कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राव की टीम ने जब सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया तो उन्हें उस क्षेत्र के आसपास 7 द्वीपों के अस्तित्व के संकेत मिले। महाभारत में भी द्वारका का वर्णन ऐसे ही द्वीपों के समूह के रूप में है। एक मजबूत वारीदुर्ग, एक संगठित शहर और आसपास द्वीपों का समूह। क्या आपको सच में लगता है कि इतनी सारी समानताएं महज एक संयोग है? मुझे तो ये एक पैटर्न लगता है जो सीधे सीधे पौराणिक कथाओं की तरफ इशारा कर रहा है। मैं पैटर्न की बात समझती हूँ,
लेकिन एक पुरातत्ववेत्ता का काम पैटर्न खोजना भी है और उस पैटर्न पर सवाल उठाना भी। दुनिया भर के प्राचीन तटीय शहरों में सुरक्षा के लिए किलेबंदी आम थी, लेकिन यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास है। पुराणों और महाभारत में द्वारका का जो वर्णन है वो स्वर्ण नगरी का है। सोने, चांदी और जवाहरात से जड़े महल, एक ऐसी भव्यता जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन हमें मिला क्या है? एक पत्थर से बना शहर, एक साधारण मजबूत शहर, लेकिन वो भव्यता कहाँ है जिसका जिक्र ग्रंथों में है? क्या हम यहाँ सबूतों को कहानी में फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे, बजाय इसके कि सबूत हमें असली कहानी बताएं? वो सोना, वो जवाहरात, उनका कोई पुरातात्विक निशान क्यों नहीं मिला? कैसे कर सकते हैं? समय के साथ कीमती चीजें या तो निकाली जाती हैं या पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं, लेकिन शहर की बुनियाद, उसकी हड्डियां यानी पत्थर की संरचना, वो बची रहती है। और हमें वही मिली है। जो भव्यता थी वो ऊपरी सजावट थी जो समय के साथ खत्म हो गई, लेकिन शहर का ढांचा तो ग्रंथों के वर्णन से मेल खाता है। ये एक तर्क हो सकता है, लेकिन ये काफी, कह सकते हैं, सुविधाजनक तर्क है कि जो चीज नहीं मिली वो समय के साथ नष्ट हो गई और जो मिली है वही असली सबूत है। ये एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस वाली बात है। लेकिन विज्ञान में हमें जो मिला है उसी पर बात करनी होती है, और जो मिला है वो एक पत्थर का शहर है, सोने का नहीं। ठीक है, तो कलाकृतियों और समय को लेकर हमारे बीच मतभेद हैं। चलिए उन मोहरों पर वापस आते हैं। हरिवंश पुराण में पहचान मोहरों का जिक्र है, हमें वैसी ही मोहरें मिली हैं। ये एक सीधा संबंध है, कोई दूर का अनुमान नहीं। इसके अलावा हथियारों को ढालने के लिए पत्थर के सांचे और लोहे के कुछ हथियार भी मिले हैं। ये महाभारत काल के युद्ध और उस समय की तकनीक से बिल्कुल मेल खाता है। और 1500 ईसा पूर्व की कार्बन डेटिंग, भले ही महाभारत की कोई एक तय तारीख न हो, लेकिन ये द्वापर युग के अंत की पारंपरिक समय सीमा के दायरे में तो आती ही है। ये सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा है। ये बात सुनने में तो सही लगती है, पर सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। मोहरों की व्याख्या कि वे पहचान पत्र थीं, ये डॉक्टर राव की अपनी व्याख्या है, कोई सिद्ध तथ्य नहीं। इसे साबित करने के लिए उन पर कुछ लिखा होना चाहिए था, जैसे नाम या पद, जो कि नहीं है। वो किसी भी चीज का प्रतीक हो सकती हैं। जहां तक काल निर्धारण का सवाल है, ये सबसे बड़ी समस्या है। महाभारत की युद्ध की कोई एक सर्वमान्य तिथि है ही नहीं। कुछ विद्वान इसे 5000 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ 3000 और कुछ 900 ईसा पूर्व। तो जब हमारी समय सीमाएं तय नहीं है, तो 1500 ईसा पूर्व को हम किस चीज से जोड़कर देखें? ये तो अपनी सहूलियत के हिसाब से एक तारीख चुन लेने जैसा हुआ। और एक बात और, 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को भी वहां से कुछ मूर्तियां, मनके और अंगूठियां मिली थीं। इतने साल बाद भी उनकी सटीक उम्र और उनके मतलब पर रिपोर्ट अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। इसका मतलब है कि निर्णायक सबूत, जिसे देखकर हर कोई मान जाए, वो अभी भी गायब है। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि समय को लेकर कुछ अनिश्चितता है, तो भी शहर के अस्तित्व और उसके डूबने की कहानी तो है। इन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये शहर था, तो आखिर ये डूबा कैसे? पौराणिक कथाएं इसके लिए एक श्राप को जिम्मेदार ठहराती हैं। गांधारी के श्राप और यदुवंश के विनाश के 36 साल बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देर त्यागी, समुद्र ने द्वारका को अपने में समा लिया। एक पूरा फलता फूलता शहर अचानक समुद्र में डूब गया। ये एक विनाशकारी और तेज घटना की ओर इशारा करता है, जो पौराणिक कथा से पूरी तरह मेल खाता है। कोई प्राकृतिक प्रक्रिया, जैसे समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ना, इतनी बड़ी और अचानक हुई तबाही की वजह नहीं बता सकती। मैं इस तर्क को बिल्कुल नहीं मानती, बल्कि मुझे लगता है कि विज्ञान के पास इसका ज्यादा तार्किक जवाब है। डॉक्टर राजीव निगम का सिद्धांत, जिसकी मैंने पहले बात की, वो ज्यादा सटीक बैठता है। समुद्र के जल स्तर में उतार चढ़ाव एक जानी मानी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे मरीन ट्रांसग्रेशन एंड रिग्रेशन कहते हैं। आज से लगभग 3500-4000 साल पहले समुद्र का स्तर आज से काफी नीचे था। तब उस जमीन पर शहर बसाना मुमकिन था। बाद में जब ग्लेशियर पिघले और समुद्र का स्तर फिर से बढ़ा, तो शहर धीरे धीरे डूब गया। इसमें दशकों या सदियां लगी होंगी। ये कोई एक रात की घटना नहीं थी। इसके लिए किसी श्राप की जरूरत नहीं है, बल्कि जो स्थानीय मान्यता है कि द्वारका 6 बार डूब चुकी है,
और आज की द्वारका 7वीं है, वो असल में एक श्राप की कहानी से ज्यादा समय समय पर होने वाली इन प्राकृतिक घटनाओं के चक्र का समर्थन करती है। ये विज्ञान है, पौराणिक कथा नहीं। ये चक्र भूवैज्ञानिक बदलावों से बेहतर समझा जा सकता है। पर एक पूरा शहर जो एक बड़ी सभ्यता का केंद्र था, उसका यूं ही डूब जाना और फिर सदियों तक भुला दिया जाना, ये सिर्फ पानी के स्तर के घटने बढ़ने से ज्यादा बड़ी घटना लगती है। ये एक सभ्यता के अंत की कहानी है जो श्राप वाली कहानी के भाव से ज्यादा मेल खाती है। विज्ञान प्रक्रिया बता सकता है, लेकिन उस घटना के पीछे की कहानी और उसका सांस्कृतिक प्रभाव तो पौराणिक कथाओं में ही मिलता है। लेकिन एक वैज्ञानिक के तौर पर हम कहानी से प्रभावित होकर सबूतों को नहीं देख सकते। हमें सबूतों से कहानी बनानी होती है, और सबूत एक प्राकृतिक घटना की तरफ ज्यादा इशारा करते हैं। हो सकता है कि इस प्राकृतिक घटना को ही बाद में लोगों ने एक श्राप की कहानी का रूप दे दिया हो, ताकि उसे याद रखा जा सके। ऐसा दुनिया की कई संस्कृतियों में हुआ है। संक्षेप में कहूं तो मेरा पक्ष यह है कि पुरातात्विक सबूत, चाहे वो शहर की बनावट हो, वारी दुर्ग से मिलती जुलती दीवार हो, हरिवंश पुराण में बताई गई मोहरें हों, या फिर काल निर्धारण, ये सब मिलकर पौराणिक ग्रंथों में बताई गई द्वारका के साथ एक मजबूत और सुसंगत पैटर्न बनाते हैं। ये सिर्फ अलग अलग संयोग नहीं हो सकते। ये खोजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि पौराणिक द्वारका एक ऐतिहासिक सच्चाई थी जिसे अब विज्ञान का सहारा मिल रहा है। और मेरा सारांश ये है कि गुजरात के तट पर एक महत्वपूर्ण प्राचीन शहर डूबा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ये एक शानदार खोज है, लेकिन इसे बिना किसी संदेह के भगवान श्री कृष्ण की द्वारका कहना फिलहाल एक विश्वास है, एक सिद्ध तथ्य नहीं। जो सबूत मिले हैं वे साफ नहीं हैं, और उनकी व्याख्या मानक भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक मॉडल से भी की जा सकती है, जिसके लिए हमें पौराणिक कथाओं का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि द्वारका की खोज का सवाल सिर्फ पुरातत्व का नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी है। क्या हमें अपनी पौराणिक कथाओं के लिए वैज्ञानिक प्रमाण की जरूरत है? और अगर सबूत कहानी से पूरी तरह मेल नहीं खाते, तो क्या उस कहानी का मूल्य कम हो जाता है? ये बहस हमें इसी सवाल के केंद्र में ले जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्रा और ASI द्वारा शुरू किए गए नए सर्वेक्षण बताते हैं कि यह रहस्य आज भी उतना ही जिंदा है और इसमें लोगों की गहरी दिलचस्पी है। बिल्कुल, ये खोज हमें इतिहास, मिथक और विज्ञान के बीच के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करती है। अंतिम सत्य क्या है, ये अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपा है और शायद आगे की खोज का इंतजार कर रहा है। लेकिन यह जानना कि हम अपनी कहानियों और अपने इतिहास को कैसे समझते हैं, शायद उतना ही जरूरी है जितना कि खुद उस इतिहास को खोजना।